वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम बात की थी करंट और चार्ज की, यानी आई और क्यू की। कैसे एक दूसरे से चेंजेबल होते हैं, कैसे इनका कनेक्शन होता है, क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, किस हिसाब से इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत विभव। क्या कहोगे? विद्युत विभव। तो अब देखो, अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल से पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? विद्युत, और फील्ड मतलब क्षेत्र। तो अगर हिंदी वर्ड की मैं बात करूं तो ये क्या बन गया? विद्युत क्षेत्र। अब देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि हमारे पास कोई भी चार्ज है, चाहे कैसा भी ले लो आप, चाहे उसको पॉजिटिव चार्ज ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, मींस चाहे कोई कैटाइन लो चाहे क्या लो, एनाइन लो। मैंने मान लो पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब चार्ज का नेचर अपन ने पढ़ा था कि भी कोई भी चार्ज है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि अगर वो सेम है, दो चार्ज अगर एक दूसरे के सेम है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपील करते हैं। और अगर दोनों अपोजिट है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो, अब इसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज लेके आऊं, क्यू नॉट लेके आऊं, तो अब ये इसको या तो अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ये रिपील कर देगा, कर दिया। और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो ये इसको क्या कर लेता? अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता। लेकिन इस अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स की एक बाउंड्री होती है, मतलब एक ऐसी बाउंडेशन होगी जहां तक ये किसी को अट्रैक्ट या रिपील कर सकता है। उससे अगर बाहर कोई चीज है तो उसको ना तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपील करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट होती है हमारे पास, तो आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन एक बाउंड्री होती है, वहीं तक उसको अट्रैक्ट कर सकती है। उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा दूर रख देते तो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाती ना। बिल्कुल वही चीज चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे, फर्दर चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई कर सके, वो एरिया ही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। हो गई बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का एरिया होता है, कहां तक वो अट्रैक्ट करेगा या कहां तक रिपील करेगा। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मैं कहूं कि मेरे पास इंफिनिटी पे, इंफिनिटी मतलब जिसकी कोई एंड ना हो, उस इंफिनिटी पे कोई दूसरा चार्ज है, दूसरा चार्ज जैसे यही ले लो, क्यू नोट पड़ा है। अब इस क्यू नोट को मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। इस क्यू नोट को कहां लेके आना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए पे लाना है, इस ए पे लाना है। अब चाहे ये पॉजिटिव चार्ज हो और चाहे नेगेटिव चार्ज हो, यानी इसमें या तो अट्रैक्शन लगेगा या क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को यानी इन्फिनिटी से ए तक लाने में आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और फोर्स की वजह से इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा इसको लाने में। अब इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में आपने जो भी वर्क किया, जो भी वर्क किया, और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू का जो रेशियो है, वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये जो रेशियो है यही क्या होगा? आपका पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल को लिखोगे कैसे? आप कहां आ रहे हो? इन्फिनिटी से ए पे आ रहे हो, तो पहले मैं लिखूंगा ए का पोटेंशियल, बी इसको डिनोट करेगा, पोटेंशियल को डिनोट करेगा। पहले मैंने लिख दिया ए का पोटेंशियल, उसके बाद मैं किसका लिखूंगा? इन्फिनिटी का पोटेंशियल लिखूंगा। अब देखो स्टूडेंट, इन्फिनिटी पे हर एक क्वांटिटी को क्या रखा जाता है? नेग्लिजिबल, यानी जीरो माना जाता है, क्योंकि या तो वो बहुत बड़ी होती है या फिर बहुत क्या होती है? छोटी, जो काउंटिंग के लिए बहुत टफ हो जाती है। तो इसको क्या ले लेंगे अपन? जीरो, यानी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास सीधा सा क्या बचा? VA, और वो किसके बराबर आ गया? वर्क अपॉन में चार्ज। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा? पॉइंट ए तक लाने में आपने जो वर्क किया और जिस चार्ज को लेके आए उस चार्ज का रेशियो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में आपने जो वर्क किया है उस चार्ज का जो रेशियो, सही मायने में वही आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब यहां से वर्क का फॉर्मूला भी आप दूसरा निकाल सकते हो। वर्क इज इक्वल टू, वर्क किसके इक्वल आएगा? पोटेंशियल, VA किसको डिनोट कर रहा है? पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये एक नया फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल इनटू चार्ज आ गया एक फॉर्मूला। अब ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मान लो ये पॉइंट इंफिनिटी नहीं है, यानी आपको इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं लेके आना, आपको फील्ड के अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक, और वही क्यू नोट चार्ज को आपको ट्रांसफर करना है। तो पॉइंट ए से बी तक लेके जाओगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क यानी काम करना पड़ेगा। और चार्ज कितना है आपके पास? क्यू नोट। तो ए से बी तक ले जाने में आपने जो वर्क किया
और जिस चार्ज को लेके जा रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा अब पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे हो जाएगा डिफरेंस, क्योंकि अपन क्या लिखेंगे इस चीज को Vp माइनस Va, मतलब जहां जा रहे हैं उसका पोटेंशियल माइनस जहां से शुरू हुए उसका पोटेंशियल। तो Vp माइनस Va किसके इक्वल होना चाहिए, वर्क अपॉन चार्ज के। अब इसमें तो क्या था, अपन ने इन्फिनिटी के पोटेंशियल को जीरो ले लिया, लेकिन दोनों पॉइंट इस बार इन्फिनिटी नहीं है ना, तो दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, जिसको क्या कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल वर्क अपॉन में चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है वर्क अपॉन में चार्ज। बस फर्क क्या होगा, पोटेंशियल मींस इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना है, और पोटेंशियल डिफरेंस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आपको क्या करनी है, पोजीशन है चेंज करनी है। अब अगर मैं बात करूं इनके यूनिट की, इनकी इकाई निकालना चाहूँ, मात्रक निकालना चाहूँ, तो आपके पास V बराबर क्या है W/Q, पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल डिफरेंस ले लो इसको, वर्क अपॉन चार्ज है, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और चार्ज की क्या होती है कूलम। तो जूल पर कूलम किसको डिनोट करेगा, आपके पोटेंशियल को डिनोट करता है, और इसकी फर्दर यूनिट दूसरी यूनिट मानी जाती है वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। ये आपके पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होती है जो काम में ली जाती है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे बात करते हैं अपन इसकी सर्किट की। सर्किट मींस क्या होता है और ये कैसे काम आता है, क्या इसकी वैल्यू होती है। तो देखो स्टूडेंट, अपन ने बात कर ली करंट, चार्ज और पोटेंशियल, इन्हीं तीनों चीजों से आप अपना एक सर्किट बनाओगे। तो अपन लिखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट मींस क्या होता है, सर्किट को हिंदी में कहते हैं परिपथ। अब परिपथ मतलब ए पाथ ऑन विच करंट पास थ्रू, ए पाथ ऑन विच करंट फ्लो, ऐसा रास्ता जिस पे करंट बहता है वो आपका क्या होता है, परिपथ होता है, सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको कहते हैं। तो अब देखो सर्किट के अंदर आपको करंट फ्लो करना है, तो करंट फ्लो करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सेल या फिर क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। तो सेल या बैटरी को सर्किट में कैसे डिनोट करते हैं, सेल या बैटरी को दिखाने के लिए एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, छोटी लाइन उसकी क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल होगी। बैटरी में एक कॉम्बिनेशन होता है सेल का, एक से ज्यादा सेल का क्या होता है कॉम्बिनेशन, दो सेल हो गए ना, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, ये हो गई आपकी बैटरी। अब देखो, अब आपकी बैटरी जब भी किसी सर्किट में लगती है तो वो क्या पास थ्रू करेगी, करंट, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कहां जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल। तो आई की डायरेक्शन हमेशा याद रखोगे क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अपन ने बात की करंट हमेशा कहां फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट। तो किसी सर्किट में अगर आपको पूछ ले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है फ्लो होने की, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल क्या होते हैं, वो फ्लो होते रहते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे। अब करंट को मेजर करना है आपको, मेजरमेंट तो चाहिए कि सर्किट में कितना करंट है कितना नहीं है। तो करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है जिसको कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं, एमीटर, और जिसका सिंबल होता है ए। इसका एक टर्मिनल तो आप किसके साथ जोड़ोगे, पॉजिटिव, और एक किसके साथ है, नेगेटिव। बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक किसके साथ है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और ये एमीटर हमेशा सीरीज में अप्लाई किया जाता है। किसमें अप्लाई किया जाता है, सीरीज में। सीरीज मतलब एक सीधी लाइन में। और आप अगर पोटेंशियल मेजर करना चाहोगे तो वहां पे काम आता है वोल्ट मीटर। क्या काम आता है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का सिंबल होता है V, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। और ये हमेशा सर्किट में बैटरी के क्या लगाया जाता है, पैरेलल। ये बैटरी से सीरीज में और ये बैटरी से पैरेलल। कैसे कि मान लो ये आपके पास कोई सेल है, अब अगर मैं एमीटर लगाऊंगा तो एमीटर ऐसे लगाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये ऐसे घूम फिर वापस इधर आके जुड़ेगा, तो ये कौन सा टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। और अगर आप अपना वोल्ट मीटर लगाना चाहते हो तो वोल्ट मीटर हमेशा बैटरी के पैरेलल लगेगा। पैरेलल मतलब बैटरी यहाँ पे है तो बिल्कुल उसके 90 डिग्री पे काम करेगा। अब इसका एक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, किसके साथ है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है कि एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। अब मान लो कि मैं आपके एमीटर को किस में जोड़ दूं, पैरेलल जोड़ दिया सर्किट में, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट कहां से निकलेगा, बैटरी से। बैटरी से मान लो आई करंट निकला। तो अब याद रखना, जब भी डायग्राम या सर्किट के अंदर ज्वाइंट आ जाते हैं, ज्वाइंट मतलब ऐसे तार अलग अलग निकल जाते हैं, तो वहां पे करंट भी क्या हो जाता है, डिवाइड। तो
यहाँ पे आई था, आई के दो टुकड़े कर दूंगा, एक तो हो गया I1 और एक क्या हो गया I2। अब बताओ I का एमीटर कौन से करंट को मेजर करके बताएगा, सिर्फ है I1 को, तो I2 का मेजरमेंट नहीं हुआ ना, तो इसीलिए एमीटर को पैरेलल में कभी नहीं जोड़ते, किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ा जाता है। ये हो गए दो इंस्ट्रूमेंट जो आपके करंट और पोटेंशियल को मेजर करने के आते हैं, काम में आते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट मींस पाथ ऑन विच करंट फ्लो, ऐसा रास्ता जिस पे करंट फ्लो करता है वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। अब देखो आगे, अब एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट ग्रेगर सिमन ओम, जिन्होंने एक लॉ दिया था आपके पोटेंशियल और करंट के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कि पोटेंशियल और करंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, क्या उनके बीच में कनेक्शन होता है। तो उनके लॉ को कहा जाता है ओम्स लॉ। क्या कहा जाता है, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब भी किसी सर्किट में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी, कांस्टेंट मतलब उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। आपने जब भी सर्किट बनाया उस टाइम मान लो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर था 2 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm। तो अब ये पूरे आपके एक्सपेरिमेंट के दौरान ये चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट फिक्स रहना चाहिए। तो जब किसी सर्किट में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं तब उस सर्किट के अंदर करंट और पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल कम करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो, जब भी आपका कोई चीज प्रोपोर्शनल आता है उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, एक कांस्टेंट, एक नियतांक काम में लिया जाता है। तो ग्रेगर सिमन ओम ने कांस्टेंट काम में लिया R, तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, V बराबर R है, और इस लॉ को क्या कह दिया, ओम्स लॉ। अब अपन बात करते हैं इस R को, ये जो कांस्टेंट काम में लिया ओम ने कहा कि R कहलाता है क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होता है, क्यों उन्होंने काम में लिया। तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी सर्किट हो आपके पास जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, पाथ ऑन व्हिच करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। इन एनी सर्किट द नेचर ऑफ सर्किट टू रेजिस्ट द करंट, द नेचर ऑफ सर्किट टू स्टॉप द करंट, यानी किसी भी सर्किट का नेचर जिससे कि वो करंट को रोकना चाहे, यानी आप करंट के रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल लगाना चाहोगे, जो भी रुकावट पैदा करोगे, या करंट के रास्ते में जो भी रेजिस्टेंस आप, यानी करंट को आप रेजिस्ट करोगे, आगे जाने से रोकोगे, तो वो जो रेजिस्ट या जो ऑब्स्टेकल है, जो रुकावट है, जो करंट को आगे नहीं जाने दे रही, वही रुकावट क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। वही रुकावट क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया, करंट को रोकने का काम करेगा, क्योंकि करंट के रास्ते में ये क्या है, ऑब्स्टेकल है, या करंट को रेजिस्ट कर रहा है, आगे जाने से रोक रहा है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या फॉर्मूला बन गया, R इज इक्वल टू V अपॉन F। I मल्टीप्लिकेशन में था, किसमें चला गया, डिवाइड में। अब अगर मैं इसकी यूनिट निकालने जाऊं तो पोटेंशियल को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट, करंट को एम्पियर में। तो वोल्ट पर एम्पियर किसकी यूनिट हो गई, आपके रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध की। और ओम ने इसकी खोज की थी, ओम ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, तो उनकी रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, ओम। ये सिंबल क्या होता है, ओम को डिनोट करता है। तो 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। अब कई बार पूछ लेते हैं डिफाइन 1 ओम, एक ओम को डिफाइन करो। अपने को पता है ओम किसके इक्वल होता है, वोल्ट पर एम्पियर, मतलब पोटेंशियल मींस अपॉन ए करंट। तो अब ये 1 कब आएगा, जब आपका ये भी 1 वोल्ट होगा और ये भी क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी सर्किट में पोटेंशियल 1 वोल्ट हो और करंट कितना फ्लो रहा हो, 1 एम्पियर फ्लो रहा हो, तो ऐसे सर्किट में रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 1 ओम होगा। अब देखो, जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब रुकावट ज्यादा होगा, तो क्या वो करंट को फ्लो होने देगा, क्या नहीं होने देगा। ऐसी चीजों को अपन कहते हैं क्या, इंसुलेटर, या फिर जिसको कहते हैं नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर हिंदी में जिसको क्या कहा जाता है, कुचालक। तो जिनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जो करंट को फ्लो नहीं होने देते, वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर या कंडक्टर। और जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, जो आसानी से करंट को फ्लो होने देते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, कंडक्टर। कंडक्टर मींस चालक। अब कंडक्टर या चालक जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। नॉन कंडक्टर रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट थोड़ा फ्लो होने से रुकता है, मतलब वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देते।
लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट, चाहे कोई कितना भी अच्छा कंडक्टर हो, उसमें कभी भी रेजिस्टेंस क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हर चीज के अंदर होता है। इस यूनिवर्स में जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से अपने दो चीजें बना दी, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। अब इसमें कई बार पूछा जाता है कि भी ओम्स लॉ का ग्राफ बनाओ। तो जब भी किसी प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ बनाते हैं तो आपको क्या करना है, अपने दो एक्सिस लेने, एक पे आप वोल्टेज ले लो, पोटेंशियल ले लो, और एक पे अपना करंट ले लो। और प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे, दोनों एक्सिस से कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन। और ये किसको डिनोट करेगी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हो गया ओम्स लॉ का ग्राफ। अब बात आती है सर्किट की। तो कई बार कहते हैं कि भी ओम्स लॉ का सर्किट ड्रॉ करके बताओ, मतलब ओम्स लॉ के सर्किट का आपको क्या बताना है, डायग्राम बना के बताना है। तो अपन ने सर्किट का डायग्राम बनाने से पहले अपने को सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें काम आती है, कैसे एक सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, वो चीजें अपने को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो देखो सर्किट के अंदर सबसे पहली चीज अपन काम में लेते हैं नॉर्मली बल्ब। बल्ब क्यों लगाते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो सर्किट में करंट है, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा तो सर्किट में करंट नहीं। तो बल्ब का सिंबल क्या होगा, ये किसका सिंबल होता है, एक बल्ब का सिंबल होता है। उसके बाद इसमें लगाई जाती है की मतलब जिसको बटन कहते हैं आप, टिचुक टिचुक वाला। तो अगर दो सिचुएशन होती है की, अगर यहाँ पे डॉट है बीच में, मतलब आपने ऑफ कर रखा है, सर्किट में करंट को क्या कर रखा है, ऑफ। ये ऑफ कंडीशन के लिए काम में होगा। और ये किसके लिए, ऑन कंडीशन में, इसके ऊपर लिखा जाता है के मतलब ये क्या है, आपकी की है। अब ये अभी अभी अपन ने बात की थी, ये किसको डिनोट करेगा, सेल को। और अगर सेल का कॉम्बिनेशन कर दिया आपने तो ये क्या बन गई, आपकी बैटरी बन गई। ये किसको डिनोट करेगा, बैटरी को डिनोट करेगा। उसके बाद में देखो अपन ने अभी पढ़ा था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्टूडेंट इस हिसाब से, ये किसका सिंबल हो गया, रेजिस्टेंस का। और अगर इसी रेजिस्टेंस के ऊपर मैं एक एरो निकाल दूं तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जिसकी वैल्यू आप बदल सकते हो, चाहो तो 2 ओम लिख सकते हो। फिर जैसे अपने स्टेबलाइजर होता है, उसको आप जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ती है ना, बिल्कुल ऐसे इसमें भी बटन होते हैं, आप कभी 2 ओम 4 ओम 6 ओम जैसे चाहो वैसे चेंज कर सकते हो। और अगर सर्किट में ये वाला रेजिस्टेंस लगा रखा है तो इससे आप रेजिस्टेंस को कम ज्यादा नहीं कर सकते, जितना काम में ले रखा है उतना ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको रेजिस्टोर भी कहा जाता है, कई जगह इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टोर भी कहा जाता है, रेजिस्टोर या वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो एक सर्किट में बेसिकली इतनी चीजें काम आती है। अब सर्किट बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए सर्किट के लिए, एक बैटरी। जितना पावरफुल सर्किट बनाना है उतनी ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन कर दो। अब पोटेंशियल मेजर करना है तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, वोल्टमीटर, पैरेलल बताया था। अब मेरे को करंट मेजर करना है तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, एमीटर, ये भी किसमें, सीरीज के अंदर लगा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया एक बल्ब लगा दिया, जो हमें ये बताएगा कि सर्किट ऑन है या ऑफ। अब बल्ब के पास क्या लगानी पड़ेगी आपको, एक की। मैंने एक बार इसको कर दिया ऑफ कंडीशन में, बटन बंद है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूं। अब मैं अगर वेरिएबल ये वाला लेना चाहता हूँ तो इस डायग्राम को यहाँ पे क्या कर दो, क्लोज कर दो। अगर मैं वेरिएबल लेना चाहता हूँ तो वेरिएबल बनाने का क्या तरीका होगा, ये रेजिस्टेंस लग गया ना, इसको आप ऊपर से घुमा के इसके ऊपर ले, ये किसको डिनोट करेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस को। अब देखो ये क्या होता है, अब ये होता है एक प्लग होता है, बटन जैसा होता है, इसको आप जहाँ पे टच करोगे उतना ही रेजिस्टेंस आएगा। मान लो यहाँ टच किया तो 2 ओम का आएगा, यहाँ किया तो 4 का, 8 का, 10 का, 12 का। ये आगे से आगे आप चेंज कर सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू। और इसके ऊपर क्या लिखोगे, RS, रेजिस्टर यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या बन गया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। ये सर्किट के हो गए रिप्रेजेंटेशन की, कौन सी चीज क्या बनाने के काम आती है और क्या मेजरमेंट करने के वो काम आएगी। ये होता है आपका ओम्स लॉ। अब देखो, अब अपन ने ओम लॉ की बात कर ली, जो क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मींस एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर किसी भी सर्किट का पोटेंशियल उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं आपका जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब वो किन चीजों पे निर्भर करता है, यानी क्या आप कम ज्यादा करो कि आपका रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा उस सर्किट के अंदर हो जाए। तो आपका रेजिस्टेंस 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो होती है लेंथ, एक होता है एरिया।
एरिया को मैं ए से डिनोट कर दूं, लेंथ को एल से डिनोट कर दूं। तो किसी भी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के, उस सर्किट में जो वायरिंग काम में आ रही है उस वायरिंग की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ जितनी ज्यादा उस सर्किट में रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा। और इसी सर्किट में अगर आपकी लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद एरिया, आपके सर्किट का रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस है ज्यादा। अब ये एरिया कौन सा लिया जाता है, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि आपके पास कोई भी वायर है तो वायर हमेशा कौन सी लेते हैं, अपन सिलेंडर शेप में लेते हैं। अब ये जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसका कम या ज्यादा होना आपके रेजिस्टेंस को क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब अगर मैं दोनों को एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन बी। एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ए के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब वही बात, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हर बार क्या काम में लेते हैं, एक कांस्टेंट। इस बार कांस्टेंट काम में लेंगे क्या, रो। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो रो और ये हो गया एल अपॉन ए। अब ये जो कांस्टेंट काम में लिया रो, ये कहलाता है रेजिस्टिविटी। ये क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब हिंदी में अगर मैं उसकी बात करूं तो इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। तो रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता मींस किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, उसका नेचर कि वो रेजिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। रोकना, ऑब्स्टेकल, करंट को जाने नहीं देना, वो रेजिस्टेंस। और उसका रोकने का नेचर कैसा है, कम रोक रहा है ज्यादा रोक रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हो, रो इज इक्वल टू आर। अब एल मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में, ए डिवाइड में किसमें आ गया, मल्टीप्लाई में। तो रो का फॉर्मूला क्या बन गया, आर ए अपॉन में एल। अब अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ तो बताओ, रेजिस्टेंस की यूनिट अपन क्या लिखते हैं नॉर्मल, ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम की इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम इनटू मीटर। ठीक है सर। अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये डिसाइड करती है कि वो कंडक्टर है या फिर नॉन कंडक्टर। अगर किसी की रेजिस्टिविटी कम है मतलब क्या हुआ कि वो करंट को रोकने का नेचर कम रखता है, और जो करंट को रोकने का नेचर कम रखता है तो वो क्या बन गया, आपका कंडक्टर बन गया। और अगर किसी की रेजिस्टिविटी हाई है तो मतलब वो करंट को रोकने का नेचर ज्यादा रखेगा तो वो क्या बन गया, नॉन कंडक्टर। वो क्या बन गया, नॉन कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट। आज अपन ने बात की किसकी, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद में एमीटर, वोल्टमीटर, फिर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम, फिर अपन ने बात की कि रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है। उसके बाद रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस से अपन पहुंचे रेजिस्टिविटी पे, फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला और उसकी यूनिट। इतनी चीजों को आपको ढंग से क्या करना है, लर्न करना है, और इनके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।